एक लड़की जो कि अभी शादी जिसकी नहीं हुई थी, उसको उसके भैया भाभी पीट रहे थे। तभी वह रो रही थी और भैया भाभी से माफ़ी मांग रही थी, भैया मुझे मत मारो। लेकिन दोस्तों इतने में ही उसकी मौसी आती है और मौसी एक बड़ा डंडा अपने बेटे को देती है और कहती है कि इससे बात बनेगी, इससे इसको पिटाई लगाओ। तो उसके बाद दोस्तों वह लड़की गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन फिर भी कोई उसको बचाने वाला पैदा नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उसके बाद इस घटना के अंदर बड़ा ही विचित्र सा घटने वाला यह प्रोग्राम है। और बाद में इस लड़की ने अपनी मौसी और उसके लड़के और उसकी बहू के साथ जो किया या फिर नहीं किया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज, देश और दुनिया के अंदर हो जाती हैं दोस्तों, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इन घटनाओं से नहीं सीखते हैं तो हमारे ऊपर भी यह गाज गिर सकती है। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक रेखा नाम की लड़की जो कि अपने माँ बाप के साथ एक गांव के अंदर रहा करती है, लेकिन दोस्तों पहले उसके पिता की मौत होती है और फिर बीमारी के चलते रेखा की माँ की मौत हो जाती है। रेखा अब अकेली पड़ जाती है घर के अंदर। उसकी एक मौसी होती है, वह मौसी शहर में रहा करती है, उसका मकान शहर में है। मौसी का एक लड़का है और उसके लड़के की भी शादी हो चुकी है। तो रेखा जब अकेली है तो रेखा की माँ अपनी बहन से कहकर गई थी जब बीमार थी कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। लेकिन दोस्तों उस माँ को क्या पता था कि उसकी बहन उसकी बेटी के ऊपर कैसा कैसा जुल्म ढाएगी। अब जब मौत हो जाती है रेखा की माँ की, तो उसके बाद रेखा की मौसी अपने शहर वाला मकान किराए पर दे करके आ जाती है रेखा के गाँव में ही और बस जाती है अपने बेटा बहू को लेकर के रेखा के मकान में ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेखा के साथ वे जुल्म किया करते थे। वहाँ वो उसे प्रताड़ित करते थे और कहते थे ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। रेखा अपने खेतों से जाकर खुद लेकर आया करती थी अपनी भैंसों का चारा, और रेखा के हिस्से में 3 किले आ रहे थे, तो उन 3 किलों को हड़पने के चक्कर में उसकी मौसी और उसकी मौसी का लड़का रात दिन लगे रहते थे और सोचते थे कि अब इसका है ही क्या, यहाँ से इसकी शादी कर देंगे और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम हथिया लेंगे और गाँव के अंदर के मकान में हम रहा करेंगे और शहर का जो हमारा मकान है उससे हमारा किराया आ जाया करेगा। यानी कि मौसी और मौसी के लड़के ने पूरी प्लानिंग यहाँ पर कर ली थी और इसी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए वह रेखा के ऊपर अत्याचार किया करते थे। बात बात पर उससे लड़ा करते, बात बात पर ये कहा करते कि अभी खेतों पर नहीं गई, चारा काट के नहीं लाई और ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो मौसी होती है उसका लड़का उसे पीटता और उस मौसी की जो बहू होती है वह भी उसे पीटती और कई बार वह रोती रोती कहती है कि भाभी मुझे मत मारो। लेकिन उसके बाद जब इन दोनों की शिकायत मौसी से करती तो मौसी भी उसे पीट दिया करती थी। रेखा का एक चाचा भी था, उसके पिता का सगा भाई, वह रेखा की बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था, ना ही उसे रेखा से कोई लेना देना था, वह उससे दूर रहा करता और उसको उसकी मौसी के हवाले छोड़ रखा था। अब तो इसी तरह से समय गुजर रहा होता है दोस्तों। जैसे ही रेखा खेतों में चारा लेने के लिए जाया करती तो सुरेश नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ रास्ते में बैठा था एक दिन, और वह रेखा की तरफ जब देखता है तो रेखा के चेहरे पर मासूमियत छलक रही थी और वह उदास उदास सी रहा करती थी। तो जो सुरेश नाम का गाँव का लड़का है वह अपने दोस्त से कहा करता है कि यह तुम्हारे थोक की, तुम्हारे मोहल्ले की लड़की है, यह ऐसे क्यों रहती है। तो वह दोस्त बताता है कि इसके माँ बाप मर चुके हैं और घर पर मौसी ने कब्जा किया हुआ है। अब तो यहाँ पर सुरेश को बड़ी दया आती है रेखा के ऊपर। अब वह उससे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। अब दोस्तों इसी तरह से जब वह चारा लेने के लिए जाया करती तो सुरेश उसे देखा करता और कई बार उसके खेत पर चला जाया करता और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में मुलाकात हो जाती है। और अब रेखा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आने लगती है, क्योंकि सुरेश उसको हंसा दिया करता, उसके साथ हंसी टिटोली कर लिया करता था। इस तरह से अब रेखा का थोड़ा सा मन खेतों पर जाकर सुरेश के साथ लगने लगा था और अब तो चारा लेने के लिए रोज़ सुबह सुबह जल्दी ही खेतों की तरफ चली जाया करती। अब धीरे धीरे और समय गुजरता है तो दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो रेखा की मौसी होती है उसका बेटा रेखा की मौसी से कहता है, यानी कि अपनी माँ से, कि इसकी प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों रेखा की जो मौसी होती है वह कहती है कि इसकी शादी करवाएं किसी न किसी तरह से, तभी तो ये यहाँ से जाएगी। लेकिन उसका बेटा कहता है कि शादी तो ठीक है लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए माँ, मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है। अब मौसी कहती है कि इसकी प्रॉपर्टी हम कैसे ले सकते हैं, वो तो इसके नाम है। तो जो लड़का होता है उसका वो कहता है कि अगर हम इसकी शादी किसी पागल आदमी से करवा दें तो वह पागल यहाँ पर रहेगा, हमारा नौकर भी बना रहेगा और रेखा भी यहीं पर रहेगी और इनके खेत हम
खेतों में हम कमाई करते रहेंगे, यानी कि खेतों की फसल हम लेते रहेंगे। यह पूरी प्लानिंग अब मौसी और मौसी का लड़का कर लेते हैं। ये बातें जब वह बतिया रहे थे तो रेखा इन बातों को सुन रही थी। अब उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है अपनी मौसी और अपने मौसी के लड़के यानी कि अपने भाई के प्रति, यह सारी चीज़ें देख करके भाई ये कितने कमीन हैं। उसके बाद दोस्तों वह रोती हुई खेतों की तरफ जा रही थी। खेतों पर वही उसका दोस्त सुरेश उसको मिला करता था, जो उसको थोड़ा उसके साथ हंसी मजाक कर लिया करता। अब वह सुरेश को जाकर बताती है अपने घर की सारी कंडीशन कि हमारे घर में जो मेरी मासी है और मेरी मासी का लड़का है, मासी कह रही थी कि इसकी शादी कर देते हैं रेखा की, लेकिन मासी का लड़का कहता है कि इसकी शादी हम किसी पागल से करवाएंगे जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी हमारे ही पास रही आए और वो पागल हमारे घर में नौकर बनकर रहे और रेखा भी नौकर बनकर रहे। अब तो यह बात सुनने के बाद जो सुरेश होता है वह थोड़ा असमंजस परिस्थिति में पड़ जाता है, सोचता है कि इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ऊपर से सुरेश उससे प्यार भी करने लगा था और वह गांव ऐसा था जहां पर गांव के गांव शादी हो जाया करती थी। तो सुरेश कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो और ये कहो कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद सुरेश उसके साथ जाता है रेखा के साथ उसके घर, लेकिन वहाँ जाते ही सुरेश का हाव भाव बदल जाता है, पागलों जैसी एक्टिंग करने लगता है। और उसके बाद जो रेखा होती है, उसकी मौसी जो होती है, वह कहती है ये कौन, किस पागल को उठा लाई तू। लेकिन रेखा कहती है कि मासी मैं इससे ब्याह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। अब तो यही तो मासी और मासी का लड़का चाहते थे। मासी देखती है कि सुरेश नाम का लड़का बंदरों की तरह इधर उधर उछल रहा है और उसको कोई होश नहीं है, ऐसी बातें कर रहा है। तो वह समझ जाते हैं मासी और मासी का लड़का कि यह मौका सही है, लड़की अपने मुंह से कह रही है। तो उसके बाद दोस्तों चुपचाप गाँव के मंदिर में इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। और शादी के बाद अब यह लोग आराम से अपनी मनमानी करते। कुछ दिनों तक तो जो सुरेश होता है इनके घर में बिल्कुल नौकर की तरह काम करता, क्योंकि वह इनकी सारी प्लानिंग समझ रहा था, देख रहा था कि ये कैसे लोग हैं, कैसा व्यवहार है और इनके साथ क्या करना है। एक दिन की बात है, जो भाई होता है वह रेखा को पीट रहा होता है और सुरेश ये सब कुछ देख रहा था। तो उसके बाद जैसे ही रेखा का भाई मासी का लड़का बाहर जाता है तो बाहर ही सुरेश चला जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसमें अच्छी खासी पिटाई लगा देता है। और उसके बाद कहता है कि ये बात किसी से कहना मत, वरना फिर देख लेना। अब सुरेश अपनी पत्नी के मासी के लड़के को धमका देता है, तो वह चुप रहता, किसी से कुछ नहीं कहता डर के मारे। उसके बाद एक दिन क्या होता है, यहाँ पर जो भाभी होती है वह रेखा को पीट रही थी, तो भाभी का भी हाथ सुरेश पकड़ लेता है। इतने में ही मासी आती है, वह कहती है कि तू हाथ कैसे पकड़ेगा मेरी बहू का। तो उसके बाद वह मासी की तरफ भी घूम जाता है और एक डंडा उठाता है और दोनों सास बहू की जमकर पिटाई कर देता है। उसके बाद सास को पता चलता है कि यह पागल वागल कुछ नहीं है और सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा था और तुम अब इस घर में रहोगे नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लड़का होता है मासी का, वह आता है और वह कहता है कि तुम्हें भी पीट दिया, मुझे भी पीटा था इसने बाहर जब मैंने रेखा की पिटाई की थी। उसके बाद दोस्तों घर के अंदर अब जो सुरेश होता है उनसे कह देता है कि अब तुम लोग इस घर के अंदर रहोगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह तो पूरा प्लान बनाकर बसने के लिए बैठे हुए थे। शहर का जो मकान है वह किराए पर दिया हुआ था, उन्होंने तो अपना ही घर समझ लिया था इसको। लेकिन अब जब सख्त आदेश हो जाते हैं सुरेश की तरफ से तो अब वह जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन दोस्तों सुरेश कहता है अपनी पत्नी रेखा से कि अपनी भाभी के ऊपर थप्पड़ों की बरसात करो, अच्छी तरह से पिटाई लगाओ इसके ऊपर। तो दोस्तों अब उसकी जो पत्नी रेखा होती है अपनी भाभी के ऊपर अच्छे ही हाथ सेक देती है, उसकी पिटाई कर देती है। और जो भाभी और उसकी सास और उसका बेटा वह इसलिए चुप लगा जाते हैं कि शायद कोई बात बन जाए, इस घर के अंदर रहने का मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो सुरेश होता है धक्के दे दे करके उनको बाहर निकालता है, उनका जो भी सामान था उसको रास्ते में फेंक देता है। इधर दोस्तों वह चाचा जो होता है रेखा का वह वहाँ आता है और अब वह चाचा कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन दोस्तों सुरेश कहता है कि ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है और सारी प्रॉपर्टी मेरी है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तुम उस दिन से तो बोले ही नहीं जब तुम्हारी भतीजी के ऊपर अत्याचार कर रही थी उसकी मासी और उसकी मासी का लड़का बहू। दोस्तों यहाँ पर एक राज था, जो चाचा था उसने भी मासी से बात की हुई थी कि आधा किला मतलब आधी ज़मीन जो 1.5 किला है वो मैं रखूँगा और तुम कर लो जो तुम्हें करना है। तो यह सारी प्लानिंग वहाँ पर चल रही थी। लेकिन सुरेश ने पागल बनकर उस घर के अंदर घुसा और पागलपन की ऐसी एक्टिंग की, उन सारे लोगों की अंतर्मन की चीज़ें, अंतर्मन की जो बातें हैं वो ले ली और उसके बाद उनकी ऐसी दुर्गति करी, उनको घर से निकाल दिया। वह दोस्तों बार बार पाँव में पड़ रहे थे, लेकिन सुरेश उनको बार बार धक्के दे रहा था और घर से बिल्कुल उनको निकाल दिया जाता है। और अब फिलहाल वह पति पत्नी आराम से अपनी जंगल की जो ज़मीन है उसमें अपना काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं
और धीरे धीरे 1 साल बाद उनको बच्चा पैदा हो जाता है और अब वह पूरे किसान बन चुके हैं, ट्रैक्टर भी ले आए हैं घर के अंदर और खेती बाड़ी अपने आप करते हैं। और कुछ फसल जो बच जाती है उन दोनों से, क्योंकि 2 पेट है कितना खाएंगे, उसको बाजार में बेचकर कुछ पैसे की आमदनी हो जाती है। और कई बार बीच कोच में जो रमेश होता है, जो सुरेश होता है, वह नौकरी भी लग जाया करता है स्कूल वगैरह में पढ़ाने के लिए, और फिर यहाँ पर अच्छे से उनका गुजर बसर फिलहाल हो रहा होता है। तो इस तरह से दोस्तों एक लड़के ने पागल बनकर अपनी प्रेमिका की एक तरह से जान ही बचा ली, वरना तो उसका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता, वह कहीं की नहीं रहती। तो इस तरह के वाक्य देश और दुनिया समाज के अंदर हो जाते हैं। इस घटना से सबक क्या मिलता है दोस्तों? इस घटना से सबक यही मिलता है कि माँ बाप के मरने के बाद कोई भी अपना नहीं होता है संसार के अंदर। वह तो मासी थी, माँ के जैसी, उसी को बोलते हैं मासी, माँ के जैसी। लेकिन मासी ने भी अपनी, जब उसको आई तो उसने चूका नहीं और अपना मतलब उसने निकाला, और पता नहीं उसकी ज़मीन को हड़पना भी चाहती थी। तो इस तरह से दोस्तों दुनिया के अंदर कोई रिश्ता अपना नहीं है, सिर्फ मतलब के लिए लोग अपना रिश्ता जोड़ते हैं और लोगों के साथ रहते हैं। कई बार ऐसे मामलों में देखा गया है। वरना तो दोस्तों अगर मतलब ना हो किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से, तो वह उसके पास बैठने में भी एक तरह से मतलब दुखी हो जाएगा, बैठेगा भी नहीं किसी के पास। मतलब से दुनिया चलती है, आज का ज़माना यही है। तो सावधानी से रहें, ज़्यादा इन रिश्तों में ज़्यादा ना पड़ें, थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें, ऊपर से खूब रिश्तेदारी निभाएं, लेकिन कोई किसी का नहीं होता है। जब अपने पर आती है या बनती है तो सारे लोग मुंह फेर लेते हैं, कोई काम तक नहीं आता है बुरे वक्त में। और आपका अच्छा वक्त आ जाए तो सारे लोग अपने ही हैं। जब तो सारे गांव के लोग भी, सारे मोहल्ले के लोग, सारे रिश्तेदारियों के लोग सब अपने हो जाते हैं जब समय अच्छा होता है। और जब सब समय खराब हो जाता है तो दोस्तों अपने जो खास होते हैं वो भी मुँह फेर लेते हैं। यह बात सार्वजनिक है, सब लोग इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन समय पर कदम नहीं उठाते हैं तो धोखा मिलता है। तो दोस्तों आपको यह घटना कैसी लगी? तो दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।